नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी अफेयर्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जुलाई फर्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको, और यह है भाग 2। एक भाग इससे पहले आ चुका है जिसमें आधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और ये एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या होगा। देखिए, रिसेंटली एक नई फंडिंग पार्टनरशिप हुई थी जो कि 10 साल के लिए हुई थी। इसके तहत जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसका नया नाम अब से होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये जो पार्टनरशिप है ये बुकर प्राइज फाउंडेशन और जो बुकमैन फिलेंथ्रोपीज है उनके बीच में हुई थी, और इस 10 साल की पार्टनरशिप के तहत जो है वो 2027 से 2037 तक जो बुकर प्राइज का नाम है वो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज होगा। इसके तहत जो है वो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बुकर प्राइज है वो कितने टाइप का होता है। तो ये जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो बुकर प्राइज है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो ये मिलता है उन बुक्स को जो कि किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन उनका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश भाषा में किया होना चाहिए, और इसको जो है वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया जाना चाहिए, तभी इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल सकता है। दूसरा जो बुकर प्राइज है वो है सिंपल बुकर प्राइज। ये उन बुक्स को मिलता है जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुई है, उन्हीं बुक्स को मिल सकता है। बात करें 2026 की, तो 2026 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला था ताइवान ट्रेवलॉग्स को, और ये जो बुक है ये लिखी थी युआंग शियांग जी ने, जो कि एक ताइवानीज राइटर हैं, और इसको जो ट्रांसलेट है वो किया था लिन किंग द्वारा, जो कि एक ताइवानीज अमेरिकन है। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो है वो एक खास बात यह है कि इसमें जो है वो प्राइज मनी जो है वो हाफ हाफ मिलता है। अभी तक जो है वो प्राइज मनी इसमें पाउंड 50,000 मिलते थे। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में आधा राइटर को मिलता है जिसने बुक लिखी है, और आधा ट्रांसलेटर को मिलता है जिसने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया और पब्लिश करवाया यूके या आयरलैंड में। ये आप यहाँ देख सकते हैं युआंग शियांग जी, जो कि ताइवान की एक लेखिका है। इन्होंने ये बुक लिखी है ताइवान ट्रेवलॉग्स, और ये है लिन किंग जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया है। तो बुकमैन इंटरनेशनल प्राइज़ की जब हम बात करते हैं तो ये 2005 में शुरू हुआ था। उस टाइम इसका जो नाम है वो था मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और 2016 में जो इसकी फंडिंग पार्टनरशिप है वो क्रैंकस्टार्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ द्वारा की गई थी, जिसके बाद इसका जो नाम है वो सिंपल इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ था। लेकिन 2026 के बाद यानी 2027 से इसका नाम बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी ऑब्जर्वेटरी है जिसमें इंस्टॉल किया गया है लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा ऑफ द वर्ल्ड, और इसके किस चीज़ के लिए किया गया है, ताकि एक यूनिवर्स का जो मैप है वो ड्रॉ किया जा सके। तो रिसेंटली हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन और इनके डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा ये ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश की गई है। इसका जो नाम है वो है बेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। देखिए, बेरा सी रूबिन ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने जो है वो गैलेक्सीज और गैलेक्टिक मूवमेंट जो होता है इसके रिगार्डिंग रिसर्च करी थी। तो इनके नाम पे ये ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया है। अभी इसमें कैमरा इंस्टॉल किया गया है जो कि यूनिवर्स का मापन करेगा और यूनिवर्स की बहुत सारी इमेजेस जो है वो लेगा। इसके अलावा हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है वो अ, जापान द्वारा बनाई जा रही है, और ये भी साउथ अमेरिका में है। बेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये चिले देश में है, और टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। मोना किया ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये जो है वो हवाईयन आइलैंड में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। लीगो ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये लेज़र इंटरफेरोमीटर
ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जो कि हिंगोली में है, यानी हिंगोली महाराष्ट्र में। ये आप ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं। यहाँ से ये यूनिवर्स की बहुत सारी इमेजेस लेगा, जिससे इमेजेस जो यूनिवर्स को मापना है वो आसानी से मापा जाएगा और यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अगला सवाल है कि रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 लॉन्च किया, जिसमें इंडिया की रैंक आई थी 94 यानी 94। तो यहाँ पे पूछा गया है ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो रिसेंटली इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। देखिए 2000 से 2015 के बीच में जो पूरी दुनिया है वो एमडीजीज को फॉलो करती थी। एमडीजीज यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये जो है वो 7 गोल्स के आसपास थे और इनको फॉलो किया जाता था ताकि दुनिया में जो एक सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है अ, उसको फैलाया जा सके, सतत विकास को अपनाया जा सके। इन गोल्स को अचीव करने के बाद और ये गोल्स जब 2015 में ख़त्म हो गए थे, तो 2016 से 2030 तक नए गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस ने और उनकी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करे थे। इनको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इनका जो टारगेट है वो 2030 तक इनको अचीव करना है। टोटल जो है वो 17 गोल्स इसमें अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें कि ज़ीरो हंगर का गोल था, ज़ीरो पॉवर्टी का गोल था। तो इस तरीके के गोल जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। तो इन्हीं को मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये इंडेक्स लॉन्च किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसके तहत कंट्रीज़ को जो है वो रैंक किया जाता था कि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या काम किया है। इसमें 167 देशों का मूल्यांकन होता था और इसमें नंबर 1 है फ़िनलैंड, नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 डेनमार्क और इंडिया की जो रैंक जो है वो 94 थी। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 99 थी, तो इंडिया ने जो है वो 5 पायदान बेहतरी इसमें करी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य 2030 है। टोटल 17 गोल इसमें शामिल हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है वो न्यूज़ में था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो इंडिया में देखिए जो भी रोड्स बनते हैं तो वो मोस्टली 3 या 4 तरीक़ों से बनते हैं। सबसे पहले है एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है वो नेशनल हाईवेज़ बनाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये जो है वो नेशनल हाईवेज़ बनाती है। फिर आती है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी और ये जो मिलिट्री के रोड्स है या बॉर्डर के आसपास जो रोड्स हैं उनको बनाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत जो है वो गाँव-गाँव में रोड्स बनाए जाते हैं, कस्बों में रोड बनाए जाते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये किसी भी राज्य का डिपार्टमेंट होता है। ये अपने राज्य के अंदर जो है वो स्टेट हाईवेज़ और बाकी रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो रिसेंटली प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में रोड्स बनाए जाते हैं। बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न भाग में इनके बीआरओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट ब्रह्मांक हो गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट बरतक, इसके तहत जो है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत लद्दाख में रोड बनाए जाते हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट दीपक के तहत रोड बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट बीकन के तहत जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बनाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बॉर्डर के आसपास बनाता है ताकि मिलिट्री को आने जाने में सुविधा हो। रिसेंटली इसके जो है वो 16 साल भी पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के, और ये अरुणाचल प्रदेश में रोड्स बनाता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का 2026-27 की टर्म के लिए। तो रिसेंटली जो है वो आर मुकुंदन जो है वो चेयरपर्सन बने हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के। देखिए इंडिया में जो बिजनेसेस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है,
उनका ये एक कॉन्फ़ेडरेशन है जिसमें सभी बिज़नेसेस आपस में शामिल होते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे सुझाव और परामर्श देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है या नहीं है। इसमें जो भी इश्यू होता है, इसके रिगार्डिंग ये अपनी जो चिंताएँ हैं, अपने जो सुझाव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जा सके। इसके अलावा महेश दीक्षित की बात करें तो ये रिसेंटली आईबी के चेयरपर्सन बने हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये हमारी प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है, यानी ये आंतरिक सुरक्षा इंडिया की देखती है। और इसके अलावा बात करें पराग जैन की, तो पराग जैन जो है वो रिसेंटली RNW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ बने हैं, जो कि हमारी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी विदेशों में हमारी जो सुरक्षा है और विदेशों में हमारी जो बेसिकली कूटनीति के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो देखती है और इंटेलिजेंस की चीज़ें ये देखती है। रॉक की जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी और इसके जो पहले चीफ थे वो थे RN काउ यानी रामेश्वर नाथ काउ। अगला जो सवाल है वो है रिसेंटली इंडिया ने किस देश के साथ पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है वो लॉन्च किया है बमाको में। तो देखिए बमाको जो है वो कैपिटल है माली की और माली के साथ ये एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम लॉन्च किया गया है। इसके तहत दोनों देशों के एक्सपोर्ट्स के बारे में जो है वो डिटेल में छानबीन की जाएगी, जानकारी प्राप्त की जाएगी कि कौन सा देश जो है वो कौन से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करता है और कौन सा देश कौन सी इंपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा करता है और किस तरीके से एक दूसरे के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग ये था। ये आप इधर माली देख सकते हैं, ये माली की कैपिटल है बमाको, जो कि अ, नाइजर रिवर के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूलर्स ने पार्टनरशिप करी है जापान की कंपनी मित्सुबिशी गैस एंड केमिकल के साथ। तो ये किस उद्देश्य के साथ की गई है? देखिए इंडिया का एक मिशन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बनाई जाएगी। इसका जो टारगेट है वो 5 MMT यानी 5 मिलियन मेट्रिक टन है। तो इसके लिए बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रिसेंटली ग्रीन मिथेनॉल की जो सप्लाई है उसके लिए ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूलर्स और मित्सुबिशी गैस एंड केमिकल कंपनी के साथ। इसके अलावा एक और पार्टनरशिप भी हुई थी IHI कंपनी के साथ, जिसके लिए ग्रीन अमोनिया सप्लाई के लिए हुई थी और ये भी एक जापानीज़ कंपनी के साथ ही हुई थी IHI जिसका नाम है। इन दोनों की ज़रूरत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में इंडिया को पड़ती है। बात करें यूरेनियम सप्लाई की, तो यूरेनियम सप्लाई की जो डील है रिसेंटली कनाडा के साथ इंडिया ने साइन करी थी, जिसको पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन भी किया था। रिसेंटली जो है वो किस राज्य की पुलिस है जिसने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो लॉन्च करा है? तो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो गुजरात पुलिस ने रिसेंटली लॉन्च किया था। अगला सवाल है कि 29th ई गवर्नेंस समिट जो है वो रिसेंटली कहाँ पर हुआ था? तो ये जो समिट है ये जयपुर, जो कि राजस्थान की कैपिटल है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ये गवर्नेंस समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा कोच्चि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो ब्रिक्स वुमेन की जो मीट है, वुमेन ग्रुप की जो मीट है वो हुई थी रिसेंटली। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड स्कीम को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के हमारे मंत्री हैं, इन्होंने FCRA 2.0, FCRA की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में लाया गया था और इसमें कुछ रिसेंटली चेंजेस भी हुए थे और उनको ज़्यादा अच्छे से लागू करने और जो पेपर वर्क है उसको कम करने के लिए ये FCRA पोर्टल लागू किया गया है। इसके अलावा OCI जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ऐसे सिटीजन जो बाहर के देशों के हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन हैं,
तो ये EOCI कार्ड स्कीम उनके लिए लॉन्च की गई थी ताकि उनका जो पेपर वर्क है वो कम किया जा सके और उन्हें आसानी से इंडिया में आने और इंडिया से जाने के लिए ज़्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगला सवाल है कि रिसेंटली फ्रेंच एरोस्पेस और लॉजिस्टिक कंपनी जिसका नाम है फ्लाइंग व्हेल, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस करी है। पार्टनरशिप नहीं बोल सकते इसको, ये जो है वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए अनाउंस किया है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाएंगे। तो ये किस देश में बनाएंगे और इसको जो है ग्लोबल एरोस्पेस हब बनाएंगे। अभी तक जो ग्लोबल एरोस्पेस हब है वो है फ्रांस और कनाडा, लेकिन अब ये जो कंपनी है ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेटअप करेगी इंडिया में जिससे इंडिया जो है वो थर्ड ग्लोबल एरोस्पेस हब बन जाएगा। तो ये जो है वो फ्रांस की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है फ्लाइंग व्हेल। फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि रिसेंटली भारत भी आए थे। और इसके अलावा कनाडा की बात करें तो कनाडा के साथ कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो है मार्क कार्नी, और रिसेंटली यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गए थे और यूरेनियम सप्लाई की जो डील है वो साइन हुई थी, जो कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया यूज़ करेगा अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया को सेमीकंडक्टर डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड बनाने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। तो ये कितने जो पैसों से है किया गया है, इसका व्यय कितना होगा, आउटले इसका कितना होगा। तो रिसेंटली जो है वो 1.25 लाख करोड़, जो कि अगर हम डॉलर्स में बात करें तो ये 1.25 लाख करोड़, ये जो है वो लगभग 11 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो 11 बिलियन डॉलर से ये कौन सा मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया में रिसेंटली सेमीकंडक्टर की बहुत सारी कंपनीज शामिल हुई थी। सबसे पहली अगर हम बात करें तो टाटा, जो टाटा की कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप करी थी ASML, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी है, और PSMC, जो कि ताइवान की कंपनी है, इनके साथ। और ये जो है वो $11 बिलियन यानी लगभग 91,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 2022 के हिसाब से इंडिया में, और ये गुजरात में अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे। इसके अलावा दूसरे की अगर हम बात करें तो एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी का एक प्लांट बनाया जाएगा, और ये लगभग 2.85 बिलियन डॉलर से बनाया जाएगा गुजरात के सानंद में। अगला जो सवाल है वो है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इनकी जो चैंपियनशिप है वो 2026 में ऑर्गेनाइज की जाएगी किस सिटी में। तो ये बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और रिसेंटली इनकी जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इससे पहले 2009 में ये जो चैंपियनशिप है वो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये 17 साल बाद फिर से न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडिया में। अगला सवाल है कि रिसेंटली NEC कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है, जो कि जैपनीज टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है टाटा कंपनी, लाइटस्टॉर्म कंपनी, सिंगटेल कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे केबल सिस्टम का नाम है, तो ये जो है वो ऑप्शन बी सही है, I2SEA। आई यानी इंडिया, 2S यानी सिंगापुर, और साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम बनेगा इन देशों को जोड़ने के लिए। इधर आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ये इंडिया है और ये इंडिया से आगे जोड़कर जो सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के बाकी कंट्रीज़। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो 3600 किलोमीटर का सबसी रूट होगा, और ये रिसेंटली अनाउंस करी है जापानीज कंपनी NEC द्वारा। बात करें जापान की, तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है सनाई तकाइची, जो रिसेंटली इंडिया भी विजिट जिन्होंने किया था। और जापान और इंडिया ने एक नेबल रेडियो एंटीना बनाने की भी पार्टनरशिप करी थी, जो कि साथ में डेवलप किया जाएगा। इसका जो नाम है वो है यूनिकॉर्न।
इसके अलावा इंडिया में जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, जो बाकी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, ये है MIST। ये जो है वो मुंबई और इंडिया के जो साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ता है। इसके अलावा CMEV, ये जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप, यानी ये बहुत लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल है जो इंडिया को इंटरनेट देती है फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो 7वीं बार जीता है। तो रिसेंटली ये जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, और फाइनल जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और इसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ये जो मुकाबला है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, और बेथ मुनी ये जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ये खिताब जीता है। और अगला जो विश्व कप है यानी वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा पाकिस्तान में 2028 में। अगला सवाल है कि रिसेंटली किस फेमस ब्राज़ीलियन फुटबॉलर ने डिसाइड किया है कि वो रिटायरमेंट लेंगे फुटबॉल से। तो रिसेंटली जो नेमार है, जो कि बहुत ही फेमस ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये रिटायरमेंट ले लेंगे फुटबॉल से। इन्होंने ब्राज़ील के लिए जो है वो लगभग 80 गोल किए हैं, और ब्राज़ील की बात करें तो ये 5 बार जो है वो फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन है। यहाँ पे हम फीफा की अगर बात करें तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज़ुरिच, स्विट्ज़रलैंड में। ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में। फीफा जो है वो 1904 में बना था। पहला जो वर्ल्ड कप है वो 1930 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि उरुग्वे यानी साउथ अमेरिकन कंट्री में हुआ था। इसके अलावा फीफा का जो वर्तमान वर्ल्ड कप है वो USA, कनाडा और मेक्सिको 3 कंट्रीज़ में हो रहा है। अगला जो वर्ल्ड कप है वो 2030 में होगा, जो कि 2030 में 100 साल भी पूरे हो जाएंगे फीफा को। और ये जो वर्ल्ड कप है वो 6 देशों में होगा और 3 कॉन्टिनेंट्स में होगा। 3 कॉन्टिनेंट्स यानी साउथ अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका में। इसमें उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री है, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, इन कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके अलावा 2034 का जो वर्ल्ड कप है वो भी डिसाइड हो चुका है कि ये सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा अग्निवीर को जो है वो रिटेन किया जाए अग्निपथ स्कीम के अंडर। अभी जो रिटेंशन है यानी कितने जो अग्निवीर हैं उन्हें वापस आर्मी में शामिल रखा जा सके, तो अभी कितने प्रतिशत अग्निवीर को जो है वो आर्मी में ही रखा जाता है, उन्हें रिलीव नहीं किया जाता है यानी निकाला नहीं जाता है। तो देखिए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लेके आए थे। अग्निपथ स्कीम के तहत जो है वो जितने भी अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा उसमें से 25% को ही परमानेंटली आर्मी में रखा जाएगा, और 75% को जो है वो वापस 4 साल बाद भेज दिया जाएगा। लेकिन अब इंडियन नेवी ने ये कहा है कि ये चाहते हैं कि लगभग 75% जो अग्निवीर हैं उनको रिटेन किया जाए, और आर्मी और एयरफोर्स ने कहा है कि लगभग 50% अग्निवीर को रिटेन किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में कितना किया जाता है, लगभग वर्तमान में 25% किया जाता है। लेकिन जो तीनों हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसे एक्सटेंड किया जाए और बढ़ाया जाए। अगला सवाल है कि कौन सा प्लेयर है जिन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 है, जो कि US, कनाडा और मेक्सिको में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये इनका अंतिम वर्ल्ड कप होगा। देखिए इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये वाला वर्ल्ड कप इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और वर्तमान में ये जो है वो अल नसर, जो कि सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब है, इसके लिए खेलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी क्रिकेटर है या कौन सा क्रिकेटर है जिसने
इतिहास बनाया है 9 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज को जीतकर। बेसिकली ये 9 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज का पार्ट रही है और इन्होंने 9 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। तो ये जो है वो एलाइस पेरी है। इन्होंने जो है वो 9 ट्रॉफीज आईसीसी की जीती है, जिनमें 7 बार आईसीसी की जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, रिसेंटली आपको पता होगा 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये सातों का भाग थी। इसके अलावा 2 इन्होंने जो है वो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है वो जीते थे, जो कि 2013 और 2022 में इन्होंने जीते थे। तो ये पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो 4 आईसीसी ट्रॉफी, मेजर आईसीसी ट्रॉफीज में जीतने वाले प्लेयर्स हैं दोनों। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी फिल्म है जिसे G5 ओटीटी प्लेटफॉर्म से 48 घंटे के भीतर भीतर हटा दिया गया इसके रिलीज होते ही। तो ये जो मूवी है ये है सतलुज। रिसेंटली हुआ क्या था कि इन्होंने ये फिल्म शूट करने के बाद इसे जो है वो सेंसर बोर्ड को सबमिट किया कि आप इसे चेक करें, इसमें क्या कोई समस्या वगैरह तो नहीं है। तो इन्होंने इसे चेक किया और इसमें लगभग 127 कट्स इन्होंने सेंसर बोर्ड ने लगाए, लेकिन ये चाहते थे कि इतने सारे कट इसमें ना लगे। तो ये जो मामला है लगभग 3 साल तक चलता रहा। 2022 में ये फिल्म शूट हो चुकी थी, लेकिन 3 साल तक कोई भी सर्टिफिकेशन इससे नहीं मिला। तो ये इसके बाद जो है वो सीधी ओटीटी पे रिलीज हुई अभी जुलाई के मंथ में। तो जैसे ये रिलीज हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया कि ये इसे हटा दे, और 48 घंटे के अंदर अंदर इसे हटा दिया गया। बात करें मूवी की, तो इसमें दिलजीत दोसांझ जो है ये मेन लीड है, जिन्होंने जसवंत सिंह कालरा की भूमिका निभाई है। बेसिकली ये पंजाब में जो क्रिमेशंस हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25,000 लोगों को जलाया गया था, और उनके जो क्रिमेशंस की कहानी है वो किसी को पता नहीं है, और इसी को उजागर करने के लिए ये जो मूवी है वो बनाई गई थी। अगला सवाल है कि कौन सी कंपनी है जो साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल फैक्ट्री बनाएगी 2500 करोड़ रुपए की लागत से, और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में बनेगी। तो रिसेंटली जो है वो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, ये 2500 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल फैक्ट्री जो है वो बनाएगी शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 58 इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरे इंडिया में बंद किया है। तो ये देखिए, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होता है ये होता है AICTE, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो है वो देखती है कि इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका सिस्टम कैसा है और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये देखती है। तो रिसेंटली इसने 58 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद किया है। इसमें इन्होंने रीज़न बताया है कि या तो वो AICTE की गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकंड रीज़न इन्होंने जो है वो कम एनरोलमेंट बताया कि इसमें एनरोलमेंट ही नहीं हो रहे थे, लोग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन्स ही नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने इतने कॉलेजेस को बंद किया। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है वो 12 बंद हुए हैं, यूपी और महाराष्ट्र में ईच। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमेटी ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक बनी थी, जिसकी जो रिकमेंडेशन है वो आई थी, और इसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, तो ये थे डॉक्टर रंगन बैनर्जी, जो कि डायरेक्टर थे IIT दिल्ली के। तो इन्होंने जो है वो बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने दी है कि इंडिया में जो एनर्जी स्टैटिस्टिक है इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनाना चाहिए, और ग्लोबल जो स्टैटिस्टिक है, जो एनर्जी की स्टैटिस्टिक है उसी के इक्विवेलेंट इंडिया में भी एनर्जी स्टैटिस्टिक बनाए जाने चाहिए। अगला सवाल है कि रिसेंटली कहाँ पर ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रिसेंटली हुई है। तो देखिए, जो ब्रिक्स समिट है ये रिसेंटली मतलब इस बार जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसका जो मेन मेन मीटिंग होगी वो 12 से 13 सितंबर को
न्यू दिल्ली में होगी, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स जैसे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और जो बाकी कंट्रीज ब्रिक्स के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आएंगे। वो 12 से 13 सितंबर को होगी न्यू दिल्ली में। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, जैसे रिसेंटली ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, ये कोची में हुई थी। ब्रिक्स जो है वो 2010 में प्रॉपरली फॉर्म हुआ था, जब इसको साउथ अफ्रीका में जोड़ा गया था। इससे पहले ये 2006 में बना था। और ब्रिक्स में वर्तमान में जो है वो 11 कंट्रीज है, और रिसेंटली इंडोनेशिया जो है वो 11वीं कंट्री बनी है इसमें शामिल होने वाली। ये 2025 में बनी है। 2023 में नाम की घोषणा होगी थी, लेकिन 2025 से इसने ज्वाइन करा है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि इंडिया के जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको ऑनलाइन इकोनॉमी में लाया जा सके। देखिए, ऑनलाइन इकोनॉमी का मतलब है कि इंडिया के जो हथकरघा उद्योग है, ये अपना जो सामान है वो एक रीजन तक ही सीमित रख पाते हैं। लेकिन अगर ये ऑनलाइन इकोनॉमी में आ जाते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि, तो इसके तहत ये अपना जो सामान है वो पूरे देश में या इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो रिसेंटली इसके लिए जो एक मार्केट प्लेस है वो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है इंडियन हैंडमेड। अगला सवाल है अगला सवाल है कि रिसेंटली पांचवा जो है वो एनुअल एडिशन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का रिलीज किया गया, जो कि पब्लिश किया गया है रेजिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजनशिप सॉल्यूशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूके में, और इसने 2026 में ये पब्लिश किया था। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो क्या थी? तो रिसेंटली ये पब्लिश किया गया था, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 125 थी। इसमें ये बताया जाता है कि इंडिया का जो पासवर्ड है वो कितना कम वीक है या कितना स्ट्रांग है। तो इन्होंने बताया कि इंडिया का जो पासवर्ड है वो 16 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रेवल देता है, जैसे भूटान, त्रिनिदाद एंड टोबैगो आदि। और ये इन्होंने बताया था। इन्होंने जो सबसे 2026 का इंडेक्स इस समय लॉन्च किया था। 2025 में इंडिया की जो रैंक है इन्होंने 124 रखी थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन जो है वो यंगेस्ट क्रिकेटर बना है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 99 दिनों में। तो ये जो है वो रिसेंटली वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इन्होंने जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 16 साल और 235 दिनों में इन्होंने डेब्यू किया था, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और इससे पहले जो यंगेस्ट क्रिकेटर थे वो थे शेफाली वर्मा, जो कि वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। इन्होंने जो है वो 15 साल और 239 दिनों में अपना डेब्यू करा था। तो इनका रिकॉर्ड जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने रिसेंटली तोड़ दिया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली 4 जुलाई 2025 को ये जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था 250वें स्वतंत्रता दिवस का अमेरिका में, उस दिन एक टाइम कैप्सूल जो है वो बरीड किया गया था, यानी धरती के अंदर दबाया गया था, गाड़ा गया था। तो इसे जो है वो दोबारा रीओपन कब किया जाएगा? तो देखिए, अभी वर्तमान में 250वीं इनका स्वतंत्रता दिवस था। इन्होंने एक 1 टन का एक कैप्सूल जो है वो रिसेंटली फिलाडेल्फिया में बरी किया है, और इसको जो है वो 2276 में ओपन किया जाएगा, जब अमेरिका 500वां स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा होगा। इसमें जो है वो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, जो कि पूरे 50 राज्यों से इनके पास लाए गए हैं, और इनको संग्रहित करके इसके अंतर्गत रखा गया है, ताकि जब 2276 में लोग इन्हें ओपन करें, तो अभी का जो इतिहास है वो भी वो देखे और उसे इवेल्युएट कर सके कि कितना डिफरेंस इन दो समूह में अभी तक आया है। ये आप कैप्सूल देख सकते हैं, ये लगभग 1 टन का है जिसे बरी किया जा रहा है, और ये 4 जुलाई 2276 को ओपन किया जाएगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, इसका एक नया फेज जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका आउटले 29,000 करोड़ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उड़ान स्कीम जो है वो कब इंडिया में शुरू की गई थी। देखिए, उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है, इसका जो उद्देश्य था वो था कि जो एयर ट्रेवल है उसे जो है वो अफोर्डेबल बनाना है और आसान बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, ताकि लोग आसानी से एयर ट्रेवल कर सकें। तो ये जो है वो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी।
इसके तहत जो है वो 100 एयरपोर्ट इंडिया में बनेंगे। इसके अलावा 200 से ऊपर इसमें हेलीपोर्ट्स बनेंगे जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी उतर सकते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को जो लीगलाइज है यानी वैध है वो ना बनाया जाए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इन क्रिप्टो करेंसीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ना ही किसी सरकार का कोई कंट्रोल होता है। ये अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड होती है। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एडवाइस करा है कि क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में लीगलाइज ना किया जाए। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था, और ये 1935 में बना था, और 1935 से इसने काम करना शुरू किया था। और इसके पहले गवर्नर की बात करें तो ये सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे, जो कि एक ब्रिटिश थे। इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जो है वो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर है। इसके अलावा सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसके अलावा एयरडेई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है वो 1999 में बनी थी, आईआरडीए एक्ट 1999 के तहत। ये जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में रेगुलेट करती है, और इंश्योरेंस देने वाले लोगों को के हितों की जो है ये रक्षा करता है। बात करें सेबी की, सेबी 1988 में बना था, और 1992 में सेबी एक्ट 1992 लाया गया था, जिसके तहत इसे जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक की जो एग्जिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और ये जो है वो 1982 में बनाई गई थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समन किया है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये प्रमोट कर रहा था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंस्टाग्राम को ये बताया है कि आप जो है वो बताएं कि आपने ये क्यों किया और किस तरीके से ये किया है। अगर ये आपका जो जवाब है वो सही नहीं रहता है तो इसके लिए पेनल्टी भी आप पे इम्पोज की जा सकती है। तो इंस्टाग्राम को समन किया है। रिसेंटली व्हाट्सएप को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसके जो यूज़र नेम फीचर हैं उसको रोल आउट करने के लिए मना किया था। यूज़र नेम फीचर जो है वो बेसिकली जब एक व्हाट्सएप यूज़र दूसरे यूज़र से कांटेक्ट करता है तो व्हाट्सएप चाहता था कि मोबाइल नंबर जो है वो शेयर ना हो, इसलिए इसने लोगों को एक फैसिलिटी दी थी कि वो अपना यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं जो दूसरे यूज़र्स को शो होगा आपके मोबाइल नंबर की जगह। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रोल आउट करने से मना कर दिया। व्हाट्सएप जो है वो 2009 में बना था, और इंस्टाग्राम जो है वो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों जो है वो मेटा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। और ट्विटर जो है वो वर्तमान में एलॉन मस्क द्वारा खरीदी गई कंपनी है। पहले इसका नाम ट्विटर था, अब इसका नाम एक्स है। अगला सवाल है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहले एक कॉरिडोर बना था, अब चाइना ने एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो प्रपोज करा है। तो ये कौन से दो देशों को, जो कि इंडिया के पड़ोसी हैं, उनको जोड़ेगा बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की, तो चाइना ने क्या किया था कि 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू करा था जिसको बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया के पीओके से होकर जाता है। और इंडिया ने इसका बहुत विरोध भी किया था कि आप इंडिया की टेरिटरी पर इस तरीके का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि अब चाइना जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़कर एक नया जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा है, नया कॉरिडोर बना रहा है, जिससे अब ये बे ऑफ बंगाल में भी अपनी जो पहुंच है वो बनाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया है यहाँ पे,
और ये जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है ग्वादार तक। और रिसेंटली अब नया जो प्रोजेक्ट है वो चाइना यहाँ से लेके बना रहा है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश के चिट्टागोंग और मोंगला पोर्ट को जो है वो जोड़ेगा और ये शुरू होगा चाइना के कनमिंग शहर से और ये चिट्टागोंग और मोंगला पोर्ट के बांग्लादेश को जोड़ेगा। पहले चाइना का प्लान था कि ये इंडिया को भी इसमें शामिल करे, लेकिन इंडिया ने जो है वो सीपेक की वजह से इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से मना कर दिया था। ग्वादार के साथ यहाँ पे जो है इंडिया का ईरान में छाबहार पोर्ट भी है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक 100 साल पुरानी जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है वो सुलझाया गया और ये रहस्य था डीप रेड ब्लड फॉल्स से रिलेटेड, जो कि गहरे लाल रंग के रक्त प्रपात थे, उनसे रिलेटेड ये था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रेड ब्लड फॉल्स इन्हें कहा जाता था। तो ये किस स्थान पर लोकेटेड है? तो ये जो है वो अंटार्कटिका में लोकेटेड थे। इसको लेके बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सारे रहस्य थे, लेकिन रिसेंटली इन्हें जो है वो सुलझाया गया है। और साइंटिस्ट ने बताया है कि ये जो लाल रंग का फॉल्स है, लाल रंग का पानी है, ये आयरन रिच ब्राइन है, जिसके डिपॉजिट हैं, जो कि टेलर ग्लेशियर, ये जो आसपास है ये टेलर ग्लेशियर है, इसके नीचे आयरन रिच ब्राइन के डिपॉजिट्स हैं, जिसके कारण ये रेड ब्लड फॉल्स बने हैं और रिसेंटली इन्हें जो है वो डिस्कवर किया गया है। ये जो ब्लड फॉल्स हैं इनको 1911 में ग्रिफिथ टेलर, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिस्कवर करा था। और बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका जो है वो ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सबसे ड्राईएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलती है और ये पूरा का पूरा ड्राई है। यहाँ पे आइस ही आइस है, 98% एरिया यहाँ का जो है वो आइस से भरा हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट सी है और ये सबसे छोटा सी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो हिमालयाज जो है वो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं इन द वर्ल्ड और एंडीज माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, जिनकी जो लंबाई है लगभग 8,900 किलोमीटर है और ये साउथ अमेरिका के कोस्ट पे स्थित है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली एक वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। इसका जो उद्देश्य है वो है एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मोस्टली महिलाएं होती है, महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में इकट्ठा होकर कार्य करती है और ये इनके कॉमन हित होते हैं और अपने कॉमन हितों के लिए ये कार्य करते हैं। ये छोटा छोटा फंड भी इकट्ठा करते हैं और इन फंड्स को दूसरों को देते हैं, लोन के रूप में देते हैं, जिससे इन्हें ब्याज वगैरह भी मिलती है और इससे ये काफ़ी सारा प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। तो रिसेंटली इनके डिजिटाइजेशन के लिए एक वेब और मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है वो है लोक ओएस, यानी लोक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके तहत इनके जो लेन देन है, इनके जो ट्रांजेक्शन है, इसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी, इनकी प्रोफाइल्स बनाई जाएगी, जो सब एक डिजिटल रूप में किया जाएगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है जो कि वेनेजुएला को मेडिकल एड शिप करने के लिए दिया गया है। तो रिसेंटली ऑपरेशन अमिस्ताद, जिसका जो ट्रांसलेशन है वो है फ्रेंडशिप। अमिस्ताद जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है, इसका ट्रांसलेशन है फ्रेंडशिप। तो ये ऑपरेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा शुरू किया गया है और ये बहुत सारी एड जो है वो यहाँ पे भेजी गई है वेनेजुएला की। बात करें वेनेजुएला की, तो यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है डेल्सी रॉड्रिगेज। इससे पहले जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, इनको जनवरी 2026 में यूएसए की सरकार ने उठा लिया था और वर्तमान में ये बंदी के रूप में है यूएसए में। अगला सवाल है कि रिसेंटली नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन लॉन्च किया गया है, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए जो हमारी नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट।
जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इन्होंने जो है ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया। देखिए ड्रग्स की जो डिमांड है उनको कम करने का जो गोल है वो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत है, और ये नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो 2020 में 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत ही ये ड्रग रिडक्शन का कार्य करती है, और इसके लिए नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो है जेपी नड्डा जी, जो राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। वैसे ये हिमाचल के रहने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसके मंत्री। अगला सवाल है कि रिसेंटली बांग्लादेश ने किसे जो है किस कंट्री को मोंगला पोर्ट दिया है और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जोन एंड पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। तो रिसेंटली मोंगला पोर्ट जो है वो चीन ने दिया, चीन के लिए दिया है बांग्लादेश ने। देखिए बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है तारिकुर रहमान। तो इन्होंने जो है रिसेंटली चाइना को विजिट किया था, और इसके रिगार्डिंग जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें मोंगला पोर्ट को डेवलप चाइना करेगा। इसके अलावा जो तीस्ता रिवर का एक प्रोजेक्ट है इसके रिस्टोरेशन और डेवलपमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग भी चाइना और बांग्लादेश के बीच में बातचीत हुई। और अगर ये प्रोजेक्ट चाइना को मिलता है तो इंडिया का जो चिकन स्नैक है उसको काफ़ी खतरा रहता है, इसीलिए इंडिया को इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस भी थी। अगला सवाल है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल, इन्होंने अ, इन्होंने इंडिया में जो है वो टेस्टिंग लैब्स बनाने की बात करी है। तो ये जो टेस्टिंग लैब्स है वो किस उद्देश्य के लिए इंडिया में बनेगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉयज़। देखिए बात करें 2020 से पहले की, तो 2020 से पहले इंडिया जो है वो अपने खिलौने जो है वो मैक्सिमम इंपोर्ट किया करता था। लेकिन 2020 के बाद जब लॉकडाउन लगा था तो इंडिया ने टॉयज़ के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हासिल करी थी, और वर्तमान में पिछले 4 सालों में अगर बात करें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो 239% इंक्रीज हुए थे, और इम्पोर्ट्स में जो है वो 32% की कमी आई थी। इसके अलावा इंडिया में जो है वो 50 टॉय क्लस्टर भी विकसित हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चन्नापटना। चन्नापटना जो है वो कर्नाटका में है, और यहाँ के जो टॉयज़ है वो बहुत फेमस हैं। इसी कारण चन्नापटना को जो है वो टॉय सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटका में ही एक और जगह है जिसका नाम है कोप्पाल। कोप्पाल भी जो है वो टॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में और तंजावुर तमिलनाडु में बहुत सारे अ, इंडिया में बहुत सारे क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें ये कुछ फेमस क्लस्टर्स हैं। इससे पहले इंडिया जो है वो चाइना से बहुत सारे टॉयज़ इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अब दशहरा, दिवाली और इन सब में जो भी चीज़ें इंडिया यूज़ करता है वो डोमेस्टिकली मेड होती हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो तैयारी कर रहा है अपने विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च करने की। ये जो विक्रम 1 रॉकेट है ये इंडिया का पहला अटेम्प्ट होगा, जिससे इंडिया जो है वो एक प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल इसको जो है वो स्पेस में भेजेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस मिशन के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए स्काई रूट एरोस्पेस की जब हम बात करते हैं तो ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, और 2020 में इंडिया में जो है वो स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के लिए बेसिकली स्पेस सेक्टर में प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसको अनुमति दी गई थी स्पेस सेक्टर में शामिल होने की। तो उसके बाद ये 2022 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, और इसने जो है वो अब अपना ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम 1 इसको लॉन्च करने का ये प्लान बना रहा है, और ये जल्दी ही इसे लॉन्च भी करेगा। तो ये मिशन आगमन के तहत ऐसा किया जा रहा है। अगला सवाल है कि रिसेंटली 125वीं एनिवर्सरी मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ये पूछा गया है कि ये किस दिन सेलिब्रेट की गई थी। तो ये जो एनिवर्सरी है ये 6 जुलाई 2026 को सेलिब्रेट की गई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो 1901 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, जो कि पहले था कैलकाटा। और ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान इंडिया में दिया था। 1951 में इन्होंने जो है वो
भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी। और ये भारतीय जनसंघ जो है वो 1980 में आगे चलकर बीजेपी बना था, यानी भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जो कि आज इंडिया में सत्ताधारी पार्टी है। ये जो है वो 1953 में जो है आर्टिकल 370 के विरोध में इन्होंने जम्मू कश्मीर को विजिट किया था। और इन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चल सकते हैं। ये आर्टिकल 370 के विरोध में इनका नारा था। और जब ये कश्मीर में गए थे, तो जम्मू कश्मीर में गए थे, तो इन्हें जो है वो पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था और 23 जून 1953 को इनकी डिटेंशन में ही मृत्यु हो गई थी। तो 6 जुलाई को जो है वो अमित शाह जो है वो विजिट करेंगे कोलकाता को। और ये जो है वो वहाँ पर 125 फीट का एक इनका स्टैचू है, जो कि हुगली के पास बनेगा। इसको इसका बेसिकली जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखेंगे। तो ये 6 जुलाई 2026 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा राज्य या यूटी है जिसने अपनी स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स को विड्रॉ करा है। क्योंकि इन बुक्स में जो है वो सेपरेटिस्ट देखे कौन होता है, इनको हम बोलते हैं अलगाववादी। अलगाववादी यानी जो कि जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो इसको तोड़ना चाहते हैं या इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। तो इसमें सेपरेटिस्ट को जो है वो ग्लोरीफाई करा था, मतलब उनका महिमा मंडन किया गया था, उनको काफ़ी अच्छा और बेहतर बताया गया था। तो ये रिसेंटली जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसकी स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स थी, इसमें ऐसा किया गया था। ये 2 बुक्स थी और जब ये पता लगा तो इनको रिसेंटली जो है वो विड्रॉ कर दिया और इनका प्रकाशन नहीं किया गया उसके बाद। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक लेजेंडरी पांडवानी सिंगर है तीजन बाई। इनकी 69 की एज में मृत्यु हो गई, 69 साल की एज में। तो ये जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? देखिए, पांडवानी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंगिंग आर्ट है। और इसको जो है वो फेमस बनाने का काम किया था तीजन बाई ने। इन्होंने इसे थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो फेमस बनाया था। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित रखती थी और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने जो पद्म विभूषण है ये उपाधि प्राप्त करी थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली किस देश में एक रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको, इन्हें लाइफ लॉन्ग पेमेंट सैलरी जो है वो मिलती रहनी चाहिए या नहीं। तो ऐसा जो एक रेफरेंडम है ये रिसेंटली हुआ है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है ब्रेटिस्लावा। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली किस कंट्री ने जो है वो अभी फाइंड आउट किया है अपने जो लॉस्ट बाइजेंटाइन एरा सिटी थी उसको अपने वेस्टर्न डेजर्ट में फाइंड आउट करा है रिसेंटली। तो रिसेंटली ऐसा जो है वो मिस्र ने करा है और ये बहुत पुरानी जो है वो सिटीज़ थी, जो कि 200 एडी के आसपास की ये सिटीज़ थी। इनको रिसेंटली फाइंड आउट करा है इजिप्ट ने। ये आप इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। इसमें जो है वो 11 पिलर्स थे जो कि 8 मीटर ईच के थे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। रिसेंटली इजिप्ट ने इसे डिस्कवर करा है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे जो है वो लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।